हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में लास्ट जो हमारा यूनिट थर्ड में जो हमारा टॉपिक था कर्व्स, उस कर्व्स में हम लोग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ट्रांजिशन कर्व के बारे में थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग तीनों से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्लास करेंगे। इसके बाद हमारा यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे हमारा यूनिट फिफ्थ की तरफ, जो कि हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे है। उसके बाद हम लोग फिर आएंगे यूनिट फोर में। उसके बाद तो पहले हम लोग यूनिट थर्ड कंप्लीट होने के बाद यूनिट फिफ्थ को पहले कवर करेंगे, फिर हम लोग बाकी के सारे यूनिट उसके बाद कवर करेंगे। तो अब कर्व्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल कर्व, ट्रांजिशन कर्व और वर्टिकल कर्व तीनों टाइप्स के कर्व थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक जिसमें आपका ट्रांजिशन कर्व और उसके सारे पैरामीटर्स हो, एक आपका हॉरिजॉन्टल कर्व में जैसे आप रेडियस वगैरह निकालते थे वो, और फिर एक आपका लास्ट जो होगा एक हम लोग वर्टिकल कर्व से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाइल अलाइनिंग ए हाईवे इन अ बिल्ट अप एरिया it was necessary to provide a horizontal circular curve of radius 325 meters. The design speed is 65 km per hour. Length of wheelbase of largest truck is equal to 6 meter. Width of pavement is 10.5 meter. Design the following geometric features. अब आपको कह रहा है एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करने, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने और शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने के लिए। अब आपको इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जैसे कि पहला शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ये हम लोग शायद डिस्कस नहीं किए हैं। जो हम लोग ये सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम इस सर्कुलर कर्व को कंटिन्यू करें तो ये कुछ सर्कुलर पाथ फॉलो करके यहाँ तक आएगा और यहाँ से आपका रोड होगा, और यहाँ से आपका रोड होगा। लेकिन हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको ट्रांजिशन कर्व से जोड़ दे रहे हैं, और ये फिर आपको यहाँ से इस तरह से ये रोड आगे आता और यहाँ कंटिन्यू हो जाता। तो हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोग ग्रेजुअली इसमें सर्कुलर पाथ पे अप्रोच करें। तो ये जो हमारा चेंज हो रहा है डिस्टेंस, जो सर्कुलर होता तो यहाँ आता, सर्कुलर नहीं हुआ, ट्रांजिशन हुआ तो यहाँ आया, ये डिस्टेंस कहलाता है आपका एस, मतलब शिफ्ट ऑफ कर्व, शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। एक्चुअली ये बेसिकली यहाँ मेजर किया जाता है कि स्टार्टिंग पे आपका ये सर्कुलर पाथ से कितना शिफ्ट हो रहा है। तो इस शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू रेडियस ऑफ द कर्व। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। दूसरा इंफॉर्मेशन कि जब भी हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालते हैं तो हम लोग तीन मेथड से निकालते हैं। एक हमारा जो रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, दूसरा हमारा रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, और तीसरा जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो जब हम लोग सुपर एलिवेशन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें शायद हम लोग ये डिस्कस नहीं किए थे कि आपको रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कितना अलाउेबल है, जो आपको स्टैंडर्ड आपका IRC रिकमेंड करता है। ये आपका अलग अलग रीजन्स के लिए रिकमेंड करता है। जो नॉर्मल रीजन्स होते हैं, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, उसके लिए आपको 1/150 रिकमेंड करता है, जिसको हम लोग N बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। दूसरा आपको बिल्टअप एरियाज, तो बिल्टअप एरियाज में 1/100 रिकमेंड करता है। और आपका हिली एरियाज में ये तीन क्राइटेरिया में डिवाइड करता है, इसमें 1/60 का रिकमेंडेड होता है रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, किस रेट से आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको तीन वैल्यूज हैं जो IRC रिकमेंड करता है। तो ये तीन वैल्यूज जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको कई बार क्वेश्चन में गिवन आता है कि आपको रेट ऑफ सुपर एलिवेशन 1/150 परमिसिबल है, तो फिर तो आप 1/150 ले लेंगे। लेकिन अगर नहीं आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा कि बिल्टअप एरिया है, तो जब बिल्टअप एरिया तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्टअप एरिया के लिए 1/100 होता है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये दो इन्फॉर्मेशन थे जो आपके मिसिंग हो रहे थे, जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे तो आपको यहाँ पे ये इनका इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा। अब सबसे पहले पार्ट में आते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। इसको हम लोग WE से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता था, NL²/2R प्लस V²/9.5 √R। इसमें आपका N क्या होता था, N होता था नंबर ऑफ लेन्स, V है आपका डिजाइन स्पीड इन kmph, R आपका रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स, और L आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस, लेंथ ऑफ व्हील बेस, ये भी आपको मीटर्स में।
तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग आएगा वो भी आपको मीटर्स में आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में जो आप इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे वो आपको कहाँ प्रोवाइडेड है, तो आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में बनाइएगा। आपको पहले गिवन कंडीशंस लिखना पड़ेगा कि आपको बिल्टअप एरिया है, तो रेट ऑफ सुपरएलिवेशन हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पहला पार्ट होगा। तो आंसर में हमारा गिवन कंडीशंस जो होगा वो ये होगा कि फॉर बिल्टअप एरियाज n इज इक्वल टू 1/100, ठीक है। इसको आप 1/100 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका कंडीशन है स्पीड v इज इक्वल टू 65 kmph। उसके बाद आपका व्हील बेस, जिसको आप स्मॉल l लिखते हैं, वो 6 मीटर, r इज इक्वल टू 325 मीटर, और विथ ऑफ पेमेंट अब आपको जो w है वो आपको 10.5 मीटर दिया हुआ है। अब विथ ऑफ पेमेंट 10.5 मीटर होता तो है नहीं जनरली, ये आपको टोटल विथ मतलब कैरिज वे का टोटल विथ बता रहा है 10.5। इसका मतलब है कि आपका लेन विथ क्या होता है 3.5 3.75। तो जब आप 3.5 एज्यूम करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 3 टाइम्स है। इसका मतलब है कि आप ये एज्यूम कर सकते हैं सुटेबली कि आपका एक रोड है जो 10.5 मीटर का वाइड है और उसमें आपका टोटल 3 लेन्स है। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है n इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में नहीं गिवन है बट इनडायरेक्टली गिवन भी है, क्योंकि 10.5 मीटर का आपका एक लेन नहीं होता है। अब लेन नहीं है लेकिन 10.5 मीटर टोटल विथ है, इसका मतलब n नंबर ऑफ लेन्स है। तो आप उसको स्टैंडर्ड लेंथ से डिवाइड करके देखिए कि कितना आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग भी आता है। अगर आप 3.75 से भी करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 से ज्यादा है, क्योंकि आप 3.75 का 2 देंगे तो आपको 7.5 होगा। तो आपको रेस्ट का क्या होगा 3 मीटर्स का, इसका मतलब है कि 3 लेंस है। तो एनी हाउ आपका n इज इक्वल टू 3 ये कैलकुलेट होके आ रहा था। अब आपका यहाँ सारा गिवन कंडीशन हो गया। अब आप यहाँ से पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। जब एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब इस फॉर्मूला में सारे इन्फॉर्मेशन पुट करने हैं। तो n इज इक्वल टू 3 आ गया है, l आपका 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r है आपका 325 प्लस 6, इसमें हम लोग किलोमीटर में ही लेते हैं तो v 65 स्क्वायर, उसके बाद 9.5 अंडर रूट r आपका है 325। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.166 प्लस 0.384, ये 0.38, फिर आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.54 मीटर्स आपका एक्स्ट्रा वाइडिंग। तो आप इसको राउंड फिगर में 0.55 मीटर्स आप प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा वाइडिंग। तो ये टोटल एक्स्ट्रा वाइडिंग आ गया है। अगर वो कहता कि ऑन ईच साइड भी बताइए तो आप इसको डिवाइड बाई 2 करते तो और दोनों साइड का आपका मिल जाता। जैसे आपका ये हाईवे है तो इसका अगर आपका टोटल विथ ये है तो ये आपको 10.5 का है, तो इसमें आप 0.55/2 इधर और 0.55/2 इधर इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो वो कह नहीं रहा है कुछ, तो इसलिए आपको कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं है। वो डायरेक्टली एक्स्ट्रा वाइडिंग ऑफ पेमेंट था, आप एक्स्ट्रा वाइडिंग ऑफ पेमेंट निकाल चुके हैं। ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर आप पहले सॉल्व करना चाहेंगे तो शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व में देखिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइड बाय 24r, इसका मतलब है आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एनी हाउ चाहिए ही। तो अगर आपको ये नहीं आता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने तो आपका ये थर्ड वाला पोर्शन भी छूट जाएगा, शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली भी अगर आपको शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने बोला है, ये दोनों पार्ट फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी दिया है तो भी इसका मतलब है कि आपको शिफ्ट निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना ही पड़ेगा। तो उस केस में सिर्फ आप पहला वाला स्टेप नहीं लेंगे लेकिन आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आपको शिफ्ट ऑफ कर्व दिया हो या लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दिया हो, आपको ट्रांजिशन कर्व का जो तीनों स्टेप होता है वो तीनों का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अब ट्रांजिशन कर्व में इसका फॉर्मूला तीनों में से जो मैक्सिमम आता है उसमें होता है। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। तो इसका फॉर्मूला आपको होता है 0.0215 v³/cr, अगर हम लोग v को किलोमीटर पर आवर में ही रखें। अब इसमें v हमारा किलोमीटर पर आवर में है, अब c हम लोगों को नहीं पता है तो c क्या होता था 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस r है आपका 325, ये आपका मीटर पर सेकेंड क्यूब में आता था। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ 0.52 के अप्रॉक्स आएगा, चेक कर लेंगे ये वाला वैल्यू। तो फिर जब ये 0.52 आएगा तो इस फॉर्मूले में जब इसको पुट करेंगे तो इसमें 0.0215 इंटू 65 क्यूब डिवाइडेड बाई 0.52 इंटू r है आपका 325। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकलेगा। ये क्या है LS है, तो ये LS आपको निकल रहा है, ये 0.57 आ रहा है, फिर यहाँ 0.7 पुट करेंगे तो ये आएगा 31.9
9 मीटर, जिसको आप राउंड फिगर में कह सकते हैं कि 32 मीटर आप ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। ये हुआ आपका फर्स्ट केस में। अभी ये सेकेंड पार्ट का ए है। अब आपको और दो पार्ट्स को भी सॉल्व करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है। तो अब आप सेकेंड वाला पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या था? तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला क्या होता था? E इंटू एन इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। अब ये कब होता था? ये जब होता था जब आप इसको इनर एज के अलाउंग रोटेट करते थे, और जब आउटर एज पे करते थे तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाता था। तो अब हम लोगों को ये नहीं गिवन है क्वेश्चन में कि आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, आपको कहीं पे भी ये नहीं गिवन है कि आपको इनर एज के रिस्पेक्ट लेना है या सेंटर के, तो हम लोग इनर एज के रिस्पेक्ट ही लेते हैं। तो इनर एज में ये वाला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब ये ई को कैलकुलेट करने के लिए आपको अब क्या निकालना होगा? आपको अब सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सुपर एलिवेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको ये रेट ऑफ सुपर एलिवेशन नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सुपर एलिवेशन ये कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर एलिवेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता था? वी स्क्वायर बाई 225 आर, ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 225 आर। वी हम लोगों को पता है कि ये आपका 65 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 225 इंटू आर आपका 325 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.058 आ रहा है। अब ये क्या है? 0.07 से लेस है। अगर बियॉन्ड होता तो हम लोग और फर्दर डिजाइन करते, तो बियॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है कि ई आपका 0.058 है। अब आपका एन कितना था जो आप यहाँ पर गिवन कंडीशन में लिखे हुए थे? 1/100 था, क्योंकि आप बिल्टअप एरिया ले रहे हैं। डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। अब आपको विथ ऑफ द पेमेंट आपको गिवन था 10.5। डब्ल्यू ई आप अभी कैलकुलेट करके निकाले थे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है आपका 0.55। तो आप जब डब्ल्यू ई प्रोवाइड कर देंगे तो ये टोटल अब आपको मिल गया वैल्यूज। तो अब आप अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 0.058 इंटू 1/100 इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, मतलब 10.5 प्लस 0.55। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी ये n इज इक्वल टू 1/100 नहीं होगा, n इज इक्वल टू 100 होगा, क्योंकि बिल्टअप एरिया में 1/100 है, मतलब 1/n है ये वैल्यू। तो n इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में वो गलती लिखे थे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 1/100 का मतलब है कि n इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 64.09 मीटर। तो आप कह सकते हैं इसको इक्विवेलेंट कि आप 64 मीटर ट्रांजिशन कर्व देंगे। अब ये हुआ आपका सेकेंड वाले कंडीशन के लिए। फर्स्ट वाले के लिए आपका 32 मीटर आया था, सेकेंड वाले के लिए आपका 64 आया है। अब आप थर्ड वाला इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए कैलकुलेट कीजिएगा। तो थर्ड केस हो जाता था इंपेरिकल फॉर्मूला, तो उसके लिए क्या होता था? 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। अब आपका 2.7 इंटू 65 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर 325 है। जब इसको करेंगे तो ये आएगा 35.1 मीटर, विच इज इक्वल टू 35 मीटर। अब आपके पास तीन लेंथ आ चुका है ट्रांजिशन कर्व का, ये सेकेंड पार्ट का। इसमें आपको पहला है 32, दूसरा है 64 और तीसरा है आपका 35। तो देयर फॉर एल एस इज इक्वल टू लार्जर ऑफ द थ्री इज इक्वल टू 64 मीटर। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब आपका थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो जब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकल गया है तो शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी निकल जाएगा। एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 24r। एल कितना है आपका? लेंथ ऑफ 64 स्क्वायर अभी निकला है, डिवाइड बाई 24 इंटू आर है आपका 325। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.525 मीटर। मतलब ये 0.525 मीटर से आपका जो सर्कुलर कर्व से शिफ्ट हो रहा है आपका ट्रांजिशन कर्व। तो ये है आपका वो तीन इन्फॉर्मेशन जो आपको कैलकुलेट करना था। पहले आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट किए, सेकंड आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोल रहा था। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में तीन पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट है बी, ये आपका सी और ये आपका ए है। तो ए में 31.9 आया, बी में आपका सुपर एलिवेशन पहले आपको निकालना पड़ा, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। जब ये निकल गया आपका, ये अगर इससे 0.07 से ज्यादा आता तो आप फिर आगे चेक करते कि एफ में सेफ हो रहा है कि नहीं। जब एफ में सेफ हो जाता तो आप प्रोवाइड कर देते ई इक्वल टू 0.07, फिर उसके हिसाब से आपका आगे का कैलकुलेशन होता। फिर एन आपको पता था, फिर आप लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाले 64 मीटर आया। उसके बाद आप लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाले इंपेरिकल फॉर्मूला से तो 35 मीटर आया। तो इसका मतलब है कि आपका सेकंड वाले के लिए आपका गवर्न कर रहा था 64 मीटर, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 64 मीटर हो गया। और फिर इसका शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व तो इसको निकालने के बाद ही निकलता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें आप पुट किया, आपका निकल गया। तो इस तरह से आपका
ट्रांजिशन कर्व में ये फॉर्म आपको सॉल्व होता है। इससे बियॉन्ड आपको और कुछ नहीं आएगा। एक सेटबैक डिस्टेंस हो सकता है कि आपको सेटबैक डिस्टेंस क्या है, तो वो आपको r माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2 जो फॉर्मूला है वो आप पुट करेंगे, उसमें आपको अल्फा पता रहेगा। आपको अल्फा का एक्चुअली फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सेटबैक डिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इससे आपको ये ट्रांजिशन कर्व का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपका कवर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर्व पे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर एंड लेंथ 200 मीटर ऑन दिस हाईवे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड द इनर लेन इज 1.9 मीटर। कंप्यूट द सेटबैक डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व फॉर एसएसडी ऑफ 90 मीटर एंड ओएसडी ऑफ 300 मीटर। हम लोगों को कह रहा है सेटबैक डिस्टेंस निकालने फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। इसका मतलब है कि इसमें हमारा ये जो इनर साइड ऑफ द कर्व है और इसका सेंटर लाइन है आपका ये वाला, तो हम लोगों को यहाँ से निकालने बोल रहा है। तो ये हमारा D होता है और ये हमारा M होता है जो हम निकालते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो अगर आपका सिर्फ इनर साइड से निकालने बोला तो आप M से निकालते हैं। अगर आपको सेंटर से बोल रहा है तो आप उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला आप वो लेते हैं जिसमें R माइनस G होता है। तो इस केस में आपका M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम लोग एक केस की बात करते हैं जिसमें आपका SSD इक्वल टू 90 मीटर्स ये गिवन है, ठीक है। अब सेटबैक डिस्टेंस जब हम लोग डिस्कस करते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, M इज इक्वल टू R माइनस D कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग कब लेते थे, व्हेन LC इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। दो कंडीशन होता था सेटबैक डिस्टेंस में, व्हेन LC इज ग्रेटर देन S और व्हेन LC इज लेस देन S। जब LC इज ग्रेटर देन S होता था तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे। अब हम लोग ये फॉर्मूला कैसे डिसाइड करेंगे कि चूज करना है। SSD हमें पता है कि 90 मीटर है, लेंथ ऑफ कर्व आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 200 मीटर है। तो एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि SSD, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि LC इज ग्रेटर देन SSD। तो LC ग्रेटर देन SSD हो रहा है तो ये फॉर्मूला आपका फिक्स हो गया। अब आपको इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, R आपको गिवन है वो है आपका 400 मीटर्स, ठीक है। D आपका सेंटर से लेके इनर एज तक का डिस्टेंस जो है ये आपको 1.9 मीटर्स गिवन है। अब इसमें एक्चुअली ये फॉर्मूला में कॉस अल्फा डैश बाई 2 यूज होता है। अब जो ये अल्फा डैश बाई 2 होता है ये किस पे डिपेंड करता है, S इंटू आर माइनस डी पे, S डिवाइडेड बाई आर माइनस डी। अब ये रेडियंस में आता है तो इसको आप क्या करते हैं 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका इस तरह से आप देखते होंगे 180S डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर माइनस डी। अब इसमें S क्या होता है आपका, वो साइड डिस्टेंस होता है जिसके लिए आप ये निकालने वाले हैं। आप पहले अल्फा डैश बाई 2 निकाल लीजिए, 180 इंटू S है आपका 90 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर है आपका 400 माइनस डी है आपका 1.9। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा डैश बाई 2 आ जाएगा 6 डिग्री 29 मिनट्स। अब आपका ये फॉर्मूला है सेटबैक डिस्टेंस का R माइनस डी कॉस अल्फा डैश बाई 2। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, R है आपको 400 माइनस 1.9 है, D का वैल्यू 1.9 इंटू कॉस 6 डिग्री 29 मिनट्स। जब इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा इस वैल्यू को तो ये आ जाएगा 4.4 मीटर्स। इसका मतलब क्या आया कि जब SSD आपको रिक्वायर्ड होगा, जब आपको ये चाहते होंगे कि आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन को देखते ही आप अपने व्हीकल को स्टॉप करें, तो आपको वो ऑब्स्ट्रक्शन कब दिखेगा, जब आपका इस सेंटर लाइन से 4.4 मीटर पे आपका कोई बिल्डिंग इस तरह से बना हो जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। अगर ये डिस्टेंस 4.4 मीटर है तो फिर आप किसी भी पॉइंट पे आप कर्व पे कहीं भी होंगे तो आपको अपना ऑब्स्ट्रक्शन दिख जाएगा और आप 90 मीटर में अपने व्हीकल को स्टॉप कर लेंगे। तो ये 90 मीटर क्लियरेंस तब आएगा जब आपका ये रोड के सेंटर से ये क्लियरेंस 4.4 मीटर होगा। ये था इसका निकालने का पर्पस। अब वो कह रहा है कि अगर आपका SSD के लिए उसको नहीं चाहिए, अब उसका जो कंसर्न है वो आपका OSD है कि उसको ओवरटेकिंग करना है और वो भी कर्व पे, तो उसको क्लियरेंस कितना रिक्वायर्ड होगा, कितने डिस्टेंस तक आपको कोई घर या कोई ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी इस तरह से बनाने नहीं दिया जाएगा जो आपको साइट को हिंडर करेगा, जो आपके साइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा OHD गिवन है पार्ट बी में, OHD इज इक्वल टू 300 मीटर्स। अब हम लोग को ये पता है कि हमारा LC ये कितना है 200 मीटर्स, तो LC इज लेस देन साइड डिस्टेंस, क्योंकि साइड डिस्टेंस 300 मीटर है। अब इस बार साइड डिस्टेंस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमारे पास, तो ये वाला हमारा कंडीशन है। D अभी भी हमारा 1.9 मीटर ही रहेगा और कोई कंडीशन है नहीं गिवन। तो अब हम लोग इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, R माइनस D कॉस अल्फा डैश बाई 2 प्लस इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं S माइनस LC बाई 2 इंटू साइन अल्फा डैश बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। R हम लोगों को पता है, D हम लोगों को पता है, S हमारा साइड डिस्टेंस है जो हम लोगों को पता है, लेंथ ऑफ कर्व भी हम लोगों को पता है। अब हम लोगों को नहीं पता है वो है अल्फा डैश बाई 2। तो अल्फा डैश बाई 2 का वैल्यू फॉर्मूला इस केस में कि जब आपका LC इज लेस देन S हो जाता है, जब LC आपका ग्रेटर देन S था, तो इस केस में कॉस अल्फा डैश बाई 2 का वैल्यू क्या था 180 इंटू S डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू R माइनस D। अब क्योंकि उस केस में क्या हो रहा था, LC ग्रेटर था, S छोटा था, तो S के लिए आप कैलकुलेट किए। इस केस में क्या है, LC स्मॉलर है, S बड़ा है, तो हम लोग LC के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा डैश बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 180 इंटू LC डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू R माइनस D। मतलब फॉर्मूला वही है, बस इसमें हम लोग S ले रहे थे, इसमें हम लोग LC लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 180 इंटू LC आपका 200 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू R है 400 माइनस 1.9। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 14 डिग्री 23 मिनट्स के अप्रॉक्स, ऐसे कुछ साथ में कुछ 24 सेकेंड्स भी आएगा। तो फिर अब आपका अल्फा डैश बाई 2 निकल गया। अब आप इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें, R है आपका 400 माइनस 1.9 इंटू कॉस 14 डिग्री 23 मिनट 24 सेकेंड, अगर हम एग्जैक्ट लेने लगे, प्लस अब साइड डिस्टेंस आपका क्या है इस केस में 300 है, तो 300 माइनस ट्रांजिशन कर्व आपका कितना है 200 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सेम वैल्यू आपको फिर से 14 डिग्री 23 मिनट 24 सेकेंड्स। तो अब आप जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 26.8 मीटर्स, जिसको आप कह सकते हैं कि 27 मीटर्स। मतलब आपको अगर सिर्फ व्हीकल को स्टॉप करना था जब पार्ट 1 में, तो आपको ये रिक्वायर्ड हो रहा था 4.4 मीटर्स। लेकिन अगर आपको किसी कर्व पे ओवरटेकिंग भी करना है, तो ओवरटेकिंग करने का मतलब है कि आप स्पीड रिड्यूस नहीं करेंगे, स्पीड और इंक्रीज करेंगे। तो उस केस में अगर आपको सक्सेसफुली ओवरटेक करना है विदाउट कॉलिजन, तो उस केस में जो आपका सेटबैक डिस्टेंस है कि आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपके रोड के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो वो आपको 27 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। मतलब इसके लिए आपको चाहिए 27 मीटर्स और इसके लिए आपको चाहिए था 4.4 मीटर्स। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा अगर नेशनल हाईवे है, अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वहाँ पे आप ओवरटेकिंग कंसीडर करेंगे कि व्हीकल की टेंडेंसी होती है कि वो ओवरटेक करते हैं। तो अगर ओवरटेक करेंगे तो उस केस में आपको 27 मीटर्स तक इस रोड के सेंटर से आपको कोई मतलब परमिशन किसी को भी नहीं देना होगा कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इस 27 मीटर के बाद आपका बाउंड्री लाइन हो सकता है किसी भी प्रॉपर्टी का। तो ये आपको पर्पस होता है सेटबैक डिस्टेंस जानने का कि आप सेटबैक डिस्टेंस का कहाँ यूज करेंगे। तो वो हाईवेज पे आपको परमिशंस के आपके कितना दूर तक आपका एरिया एक्वायर आप करेंगे, उसका पर्पस क्या होगा। वो बस बैरन लैंड रहेगा, वो इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, ना पब्लिक प्रॉपर्टी ना प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, आपको क्लियर विजिबिलिटी चाहिए। तो विजिबिलिटी अगर आपका रिड्यूस जाएगा तो आपका ओवरटेक नहीं हो सकेगा, फिर उस केस में वो एक्सीडेंट को इन्वाइट करेगा। तो इसलिए 27 मीटर आप निकालते हैं जब आपका OHD आप कैलकुलेट कर लेते हैं और वो आपके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व से ज्यादा आता है। अगर वो आपका OHD कम आता तो फिर आप क्या करते हैं, OHD के लिए कैलकुलेट करते हैं अपना सारा, तो वो आपका हो जाता फिर LC इज ग्रेटर देन S वाले पार्ट में। अब आपका क्योंकि ये ज्यादा आ रहा है तो ये LC इज लेस देन S में आ गया, तो इसके हिसाब से आप रिक्वायर्ड हुआ 27 मीटर। तो ये आपका सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक दूसरा न्यूमेरिकल वर्टिकल कर्व पे। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा वर्टिकल कर्व के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्टिकल समिट कर्व इज टू बी डिजाइन्ड व्हेन टू ग्रेड्स प्लस 1/50 एंड माइनस 1/80 मीट ऑन अ हाईवे। The SSD and OHD required are 150 meters and 640 meters respectively. But due to site conditions, the length of vertical curve has to be restricted to a maximum value of 500 meters, if possible. Calculate the length of summit curve needed to fulfill the requirements of a SSD
एंड बी OHD और एटलीस्ट ISD। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्टिकल कर्व प्रोवाइड किए हैं, दो ग्रेडियंट जहाँ पे मीट हो रहे थे, पहला ग्रेडियंट +1/50, दूसरा है -1/80। अब ये दोनों ग्रेडियंट जहाँ मीट कर रहे थे वहां पे आपको वर्टिकल समिट कर्व प्रोवाइड किया जा रहा है। अब वर्टिकल समिट कर्व का आपको लेंथ निकालना है, लेकिन लेंथ निकालने के लिए आपको कंडीशन ये है कि जब आप SSD को डिस्कस करेंगे तो SSD के हिसाब से निकालिए, और अब उसके बाद आप OHD को जब डिस्कस करेंगे तो OHD के हिसाब से निकालिए। अगर OHD के हिसाब से नहीं निकाल सकते हैं तो एटलीस्ट ISD के हिसाब से निकालिए। अब OHD के हिसाब से क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको SSD जो है वो 180 मीटर्स का गिवन है, वो कह रहा है कि इसके हिसाब से निकालिए। OHD आपको 640 मीटर का गिवन है, लेकिन कंडीशन क्या दे रहा है कि आपको कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है वो 500 मीटर मैक्सिमम तक हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब 500 से ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करेंगे ही नहीं। तो जब 500 से ज़्यादा हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारा L इज लेस देन SC हो जाएगा। मतलब हमारा साइड डिस्टेंस है उससे हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कम हो जा रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हमारा एजम्पशन क्या आता है, सही आता है या गलत आता है। तो कहता है कि अगर OHD के हिसाब से प्रोवाइड हो सकता है, अगर वो 500 के अंदर रिक्वायर्ड आ रहा है, 498 499 तक आ रहा है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर उससे बियॉन्ड जाता है और प्रोवाइड तो करना ही है, तो फिर हम लोग OHD के लिए नहीं करके ISD के लिए प्रोवाइड करें। साथ में क्या कहता है, डिस्कस द रिजल्ट्स। डिस्कस द रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन में जो जो चीज़ें कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ों को बाय वर्ड्स बताना है उनको, कि आप क्या चीज़ें ले रहे हैं, कितना आप एज्यूम कर रहे हैं, ये इससे कम आया है तो क्या करेंगे नेक्स्ट, और इससे ज़्यादा अगर आया है तो क्या हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। ये सारा चीज़ हम लोग को वर्ड टू वर्ड बताना पड़ेगा। अब सबसे पहले आंसर पे आते हैं। गिवन कंडीशंस हमारा क्या क्या है? SSD है, SSD है आपका 180 मीटर्स, OHD है वो है आपका 640 मीटर्स। कह रहा है OHD नहीं तो ISD, तो ISD भी हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये आपका 2 इंटू SSD होता है, तो 2 इंटू 180, इसका मतलब है 360 मीटर्स आपका ISD है। तो पहले तो हम लोग SSD OHD चेक करेंगे, जब वो SD नहीं हो पाएगा तो हम लोग ISD चेक करेंगे। उसके बाद कह रहा है रिस्ट्रिक्शन क्या है कि लेंथ ऑफ कर्व रिस्ट्रिक्टेड टू 500 मीटर्स। अब क्योंकि डिस्कस द रिजल्ट का है तो सारी चीजें डिस्कस करना पड़ेगा। अब केस नंबर 1 SSD के लिए आएगा। इसके पहले डेविएशन एंगल, ये तो आपका फाइनल ही रहेगा आप सारे केसेस में। तो ये क्या होता है, N1 माइनस N2। N1 आपका कितना है, +150 1/50, और N2 कितना है, -1/80। तो जो कि आपको माइनस साइन ये बाहर में है और अंदर में भी -1/80 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1/50 + 1/80। तो ये हो जाएगा आपको, तो ये आ रहा है 13/400। अब ये तो आपका फिक्स्ड हो गया n फाइनल। अब आप सारे कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। अब SSD कितना है आपका, 180 मीटर्स। अब आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि LC इज ग्रेटर देन SSD। अब आपको ये भी पता नहीं है, आप अभी ये एज्यूम कर रहे हैं। तो जब एज्यूम कर रहे हैं तो आपका LC का फॉर्मूला अभी क्या होता है इस केस में, ये होता है आपको NS² डिवाइडेड बाई √2 कैपिटल H प्लस √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर। अब इस केस में IRC क्या रिकमेंड करता है, h = 1.2 मीटर एंड स्मॉल h = 0.15 मीटर्स। तो हम लोग इसको पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, NS² / 4.4। तो अब क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों को ये नहीं गिवन था कि कैपिटल H और स्मॉल h क्या लेना है, हाइट ऑफ ड्राइवर आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो नहीं था, तो हम लोग अपने हिसाब से 1.2 0.15 लेंगे, क्योंकि इससे हम लोगों को ये फॉर्मूला भी याद रहता है NS² / 4.4। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका 13/400 इंटू S है आपका 180² डिवाइडेड बाई 4.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो LC आ जाएगा 297.9, जिसको आप कह सकते हैं 298 मीटर्स। अब ये जो 298 आया ये 180 से बड़ा है, इसका मतलब है कि LC इज ग्रेटर देन SSD, देयरफॉर आवर assumption इज करेक्ट। जो हम लोग यहाँ एज्यूम किए थे कि एज्यूमिंग, ये हम लोगों को यहाँ लिखना चाहिए था कि एज्यूमिंग
LC इज ग्रेटर देन SHG। तो एजम्पशन राइट हो गया है। देयरफॉर प्रोवाइड समिट कर्व ऑफ लेंथ 298 या फिर आप 300 मीटर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट। अब ये केस आपका सॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है दूसरे वाले पार्ट के लिए सॉल्व कीजिए जब आपका OHD है और OHD है आपका 640 मीटर। फिर डिस्कस भी करना है कि क्या होगा अगर वो उसके लिए पास नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग कह रहा है ISD के लिए एटलीस्ट निकाल लीजिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है, OHD कितना है 640 मीटर्स। लेंथ ऑफ कर्व कितना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 500 मीटर पे ही, इसलिए हम लोगों को यहाँ एज्यूम नहीं करना है। हम लोगों को यहाँ पता है कि L इज लेस देन OHD या ISD। तो अभी फिलहाल हम लोग पहले OHD की बात कर रहे हैं, तो LC लेस देन OHD, ये हमारा कंडीशन आ चुका है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था आपको LC का 2s माइनस √2h प्लस √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब इसमें आप जब इसको सॉल्व करते तो ये क्या रहता था 2s माइनस 9.6 बाई n। ये 9.6 आता था। इसको जब हम लोग h इज इक्वल टू, अब ये OHD का केस है तो h इज इक्वल टू 1.2 एंड स्मॉल h इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1.2 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे एज पर IRC। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को लिखनी है। तो अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू, अब साइड डिस्टेंस आपका क्या है 640 मीटर्स, तो 2 इंटू 640 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई एन है आपका 13/400। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो LC आ जाएगा 984.6 मीटर। अब आपको क्या पता था, OHD है 640, LC है आपका 500, तो LC लेस देन OHD आपका कंपलसरी कंडीशन है। आप LC ग्रेटर देन OHD हो ही नहीं सकते, क्योंकि 640 से क्या 501 आपको नहीं अलाउ कर रहा है, तो आप 641 कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो आपका कंडीशन तो यही रहेगा। लेकिन इसमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना रिक्वायर्ड है 984.6 मीटर, जबकि बट क्वेश्चन अलाउज अस, या फिर हम लोग इस तरह से लिखेंगे बट LC इज restricted to 500 meters, therefore assuming ISD instead of OSD। अब हम लोग ISD एज्यूम करेंगे OHD के बदले। अब ISD कितना था हमारा 360 मीटर्स। अब यहाँ पे ISD का केस ले रहे हैं हम लोग, तो ISD इज इक्वल टू 360 मीटर्स। अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कितना प्रोवाइड कर रहा है 500, तो हम लोग क्या केस ले रहे हैं ISD इज लेस देन, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सॉरी लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन ISD। ये केस हमारे पास है। अब हम लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर होगा या नहीं होगा, बट क्योंकि 500 तक हमारे पास कंडीशन है, तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि 360 से ज्यादा आएगा कि नहीं। अगर अभी भी नहीं आएगा तो हम लोग स्मॉलर वाले के लिए भी चेक करेंगे। तो आज जब हम लोग ये केस लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा LC का NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो √2h प्लस √2h स्क्वायर करते थे, जो सॉल्व करके आपका 9.6 आता था। तो अब n आपका कितना है 13/400 इंटू s है आपका इस केस में 360, तो 360 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो LC आ रहा है 439 मीटर्स। इसका मतलब कि आपका ISD था 360, आप एज्यूम कर रहे थे कि एज्यूमिंग LC इज ग्रेटर देन ISD, जो कि एक्चुअली में LC इज एक्चुअली में ग्रेटर देन ISD। तो इसका मतलब है कि आपको ये 500 से लेस भी है, तो आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा फिर इसके आगे कि सिंस ये आपका इसके आगे का सॉल्यूशन यहां से होगा कि सिंस ISD लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ समिट कर्व is less than 500 and greater than 360 meter, therefore our assumption is right, therefore length of curve is equal to
39 मीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा ये सारे डिस्कशन के बाद। पहला एसएसडी के लिए आप निकाल लिए, वो कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया। फिर आप ओएसडी के लिए निकाले, ओएसडी के लिए 984.6 रिक्वायर्ड आ रहा है, रेस्ट्रिक्टेड है आपका जबकि 500 मीटर तक ही। अब आप उससे दूसरा फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते क्योंकि आप वो कंडीशन होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे आईएसडी चेक करेंगे। अब आईएसडी आपका 360 आया था, आप यहाँ पे अगर एलसी इज लेस देन आईएसडी चेक करते तो आपका वो ऑब्वियसली रॉन्ग होता क्योंकि रिक्वायर्ड तो 439 आता। तो आप क्या करते, फिर आप उसको चेंज करते और आप यही वाला फॉर्मूला लेते कि एलसी इज ग्रेटर देन आईएसडी। तो अब एलसी इज ग्रेटर देन आईएसडी में फॉर्मूला n²/9.6 है। जब आप इसमें सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आपको लेंथ ऑफ कर्व बता रहा है 439, जो कि एक्चुअली में 360 से बड़ा है। इसका मतलब है कि एसएसडी के लिए जो रिक्वायर्ड आया था वो लेंथ प्रोवाइड करेंगे और आईएसडी के लिए हम लोग को रिक्वायर्ड आ रहा है 439, तो हम लोग 440 मीटर प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम लोग 440 मीटर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन देख के व्हीकल स्टॉप भी हो जाएगा क्योंकि वो 440 से कम आ रहा था वैल्यू, और आप ओवरटेक भी कर सकते हैं आईएसडी जोन में, जो आपको परमिसिबल होता है कि अगर ओएसडी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो आईएसडी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो आपको कर्व्स में आते हैं। एक और आपका समिट वैली कर्व रह जाता है, तो वैली कर्व के न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कुछ नहीं आ सकता है जैसा आपको समिट कर्व में आया है। तो वैली कर्व आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो वो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। उसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक मैसेंजर पे जाके आप मुझसे चैट कर सकते हैं। तो ये आपको हुए आपको वर्टिकल कर्व के सारे न्यूमेरिकल्स। तो इसके साथ हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है यूनिट 3 जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज था। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट 5 जो हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग है हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय डैड सर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।